ध्रुव क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राकेश कुमार, आपका ज्योग्राफी टीचर। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पार्ट 2 वैसल जनसंख्या वितरण घनत्व विवृद्धि। ठीक है, आज हम आपके सामने इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब तक मैंने आपको बता दिया था बच्चों कि वैसल जनसंख्या और घनत्व वितरण कहां पर है और कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का मतलब केवल बढ़ना नहीं होगा। यहां पर वृद्धि का मतलब कम होना या ज्यादा होना। भूगोल के अंदर वृद्धि दोनों प्रकार रखती है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। सकारात्मक को आप धनात्मक वृद्धि बोल सकते हो और नकारात्मक जो है वो ऋणात्मक वृद्धि आप बोल सकते हो। तो जनसंख्या वृद्धि देख लीजिए, एक समय अवधि में किसी अक्षेत्र की जनसंख्या में आने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक समय अवधि, एक वर्ष, उसके दौरान कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को आप ले सकते हो एक वर्ष में। उसके दौरान अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या में किसी प्रकार की कोई वृद्धि होती है, अर्थात कोई परिवर्तन होता है, तो उसे आप जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह था जनसंख्या वृद्धि। एक शब्द होता है जनसंख्या वृद्धि दर, दर रेशो। किसी क्षेत्र की, किसी स्थान की जो जनसंख्या एक समय अवधि में कम या ज्यादा होती है, तो वो कम या ज्यादा किस गति से, किस दर से होती है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। एक समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या किस दर से परिवर्तित हुई है। यहां पर बात आएगी किस दर से, एक समय अवधि में। यहां पर बात आएगी एक समय अवधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या किस दर से परिवर्तित हुई है, अर्थात कम या ज्यादा हुई है। ये जो दर है वो वृद्धि दर इसको बना देती है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर को हम प्रतिशत में निकालते हैं। जो वृद्धि दर है वो प्रतिशत में निकाली जाएगी। ठीक है, इसका हम उदाहरण लेते हैं। मैं दोनों का उदाहरण दूंगा यहां पर, एक में से ही निकल के आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। मान लीजिए 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। 2001 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 102.7 करोड़ थी। 2011 में बढ़कर यह जनसंख्या 121.02 करोड़ हो गई।
अब 2001 की जनसंख्या थी हमारी 102.70 करोड़ और 2011 में हमारी बढ़कर होगी 121.02 करोड़। अब इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो अंतर निकल कर आता है प्यारे बच्चों 18.32 करोड़। तो ये जो 18.32 करोड़ है ये आंकड़ा कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि, यानी कि एक दशक में 10 साल के दौरान हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है वो 18.32 करोड़ बढ़ गई है। अब इसी चीज को हम जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार नापते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि दर का एक सूत्र है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसका सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2001 है और जो 2011 है, देखिए 2001 व 2011 की जनसंख्या का अंतर जो 2001 और 2011 की जनसंख्या, उदाहरण के तौर पर 2001 की जनसंख्या ये है और 2011 की जनसंख्या ये है, और इसका अंतर क्या है, अंतर इसका ये है 2001 व 2011 की जनसंख्या का अंतर बटे 2001 की जनसंख्या। इसको आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, 2001 व 2011 की जनसंख्या का जो अंतर आता है वो, और बटे 2001 की जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 आप इसको कर देते हैं। इस प्रकार से जब हम इसको कर लेते हैं तो देखिए 2001 व 2011 की जो जनसंख्या थी उसका अंतर कितना था मेरे बच्चों, 18.32 करोड़ था। 18.32 करोड़ 2001 व 2011 की जनसंख्या का अंतर माना गया है, बटे 2001 की जनसंख्या कितनी थी, 102.7 करोड़, 102.70 करोड़, और मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ 100 करते हैं तो कुल मिलाकर 17.83% आ जाता है, यानी कि 1.7%। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो 2011 के अनुसार वो 1.7% आएगी। एक बात और विशेष तौर पर आप ध्यान कर लेंगे, कुछ किताबों में ये 1.6 दी गई है, कुछ किताबों में ये 1.7 दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड 1.7% जो आंकड़ा है वो निकलकर हमारा सामने आ जाएगा। ये जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर है, इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। 2001 में अगर हम बात करें तो 2001 में जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर थी वो प्यारे बच्चों 1.9% थी 2001 में, और 2011 में अगर देखा जाए तो 1.7% थी, और प्यारे बच्चों वर्तमान में देखा जाए तो ये वृद्धि दर घट चुकी है, ये लगभग 1.6 के आसपास थी पिछले 2 साल पहले, और अभी 2021 में जब हमारी जनसंख्या की दोबारा से गणना होगी, जनगणना होगी, तो उसमें देखा जाएगा कि ये 1.7 1.6 जो है वो कितना नीचे आ गया है। तो हमारी जो जनसंख्या है वो 2001 में इस गति से बढ़ी थी, 2011 में जो हमारी जनसंख्या है वो इस गति से बढ़ रही थी। अब 2021 में पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या किस गति से आगे बढ़ रही है। तो वृद्धि और वृद्धि दर में ये फर्क है। वृद्धि की सहायता से ही हम वृद्धि दर निकालेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि 2001 की या 2011 की या किसी भी दशक की जनसंख्या वृद्धि दर आप कैसे निकालोगे, तो आप यहां पर 2 दशक लिखोगे। जो जनगणना दशक होता है, जनगणना साल होता है, 2001 में हमारी जनगणना हुई थी, 2011 में हमारी जनगणना हुई, अब 2021 में हमारी जनगणना होगी। हमारी जो जनगणनाएं हैं वो 1872 से शुरू हुई। ये पेपर में प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि भारत की जनगणना कब शुरू की गई थी, तो 1872 में शुरू की गई थी। और दूसरी बात जब हम पूछते हैं कि मान्यता प्राप्त जनगणना थी वो कब हुई थी, तो वो जो मान्यता प्राप्त जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। 1872 में शुरुआत हुई थी जनगणना की, लेकिन उसके फिर बाद में कुछ क्षेत्र बच गए थे, तो 1881 से यह जो सिस्टम है
वो चला हुआ है, और फिर हर 10 साल के बाद ये सिस्टम होता है। 81 से चलते चलते हम 2001, 2011 और अगले ही साल 2021 पर आ जाएंगे। तो जनगणना जनसंख्या वृद्धि आंकड़ों में दर्ज की जाती है। 18 करोड़ 32 लाख ये आंकड़ा है। वृद्धि दर ये प्रतिशत में निकाली जाती है। इस प्रतिशत को निकालने का एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आगे याद कर लेंगे। 2001 व 2011 की जनगणना जनसंख्या का अंतर, यहां पर आप 1991 2001 भी कर सकते हो, यहां पर आप 1981 1991 भी कर सकते हो, बशर्ते आपको उन 2 दशकों की जनसंख्या याद हो, बस और कुछ याद नहीं करना है। उन 2 दशकों की जनसंख्या आप याद करेंगे, उन 2 दशकों की जनसंख्या का अंतर आप यहां लिखेंगे, और उनमें से पहला जो जनगणना वर्ष है उसको आप यहां लिखकर बटे मल्टीप्लाई 100 बटे वो करके मल्टीप्लाई 100 करके आप इस प्रकार से यह निकाल सकते हैं 1.7। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि के प्रकार कितने, जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है। बेसिकली बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है आपकी 12वीं कक्षा के अंदर बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के जो प्रकार है देखिए, नंबर 1 प्रकार प्राकृतिक वृद्धि दर, या यू कैन से प्राकृतिक वृद्धि नॉट दर। दूसरा प्रकार प्राकृतिक वृद्धि, और दूसरा प्रकार है प्यारे बच्चों वास्तविक वृद्धि। यहीं पर तीसरा प्रकार भी हम ले लेते हैं धनात्मक वृद्धि। और चौथा प्रकार भी हम यहीं पर लेंगे ऋणात्मक वृद्धि। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से ये चीजें जो आपके दिमाग में हैं वो आ जाएंगी। देखिए डेफिनेशन वही रहेगी, 2 समय बिंदु। 2 समय बिंदु का मतलब होता है इतने से लेकर इतने तक, चाहे वो दशक हो, चाहे वो वर्ष हो, चाहे वो महीना हो। तो आप यहां पर सिर्फ एक बात लेंगे, 2 समय बिंदुओं के अंदर समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर, जो जन्म होता है वो और जो मृत्यु होती है वो, ध्यान से देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बोल पूरा देता हूं। 2 समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यानी कि जन्म दर में से मृत्यु दर घटा देंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक वृद्धि कहलाएगी। जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो, और जितने मर गए हैं व्यक्ति वो, क्योंकि पैदा तो बच्चा ही होता है, मरने वाला कोई भी हो सकता है। तो जितनी जन्म हुई हैं 2 समय बिंदुओं के मध्य और जितनी मृत्यु हुई हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो आप प्राकृतिक वृद्धि कह सकते हो। प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि। जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर प्राकृतिक वृद्धि। अब डेफिनेशन सेम रहेगी, 2 समय बिंदुओं में वही सेम रहेगी डेफिनेशन, लेकिन हम इसमें अंदर क्या कर देंगे, इसमें बेटा जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। मोटी मोटी भाषा में आप क्या कह सकते हो, प्रवास को घटा देंगे और जोड़ देंगे, मोटा मोटा आप ये कर सकते हो। जो प्रवास है उसे घटा देंगे और जोड़ देंगे। अब घटा देंगे और जोड़ देंगे मतलब क्या होता है, जो हमारे देश में से बाहर दूसरे देश में चले गए हैं उन्हें हम अपनी एक्चुअल जनसंख्या में से घटा देंगे, और जो दूसरे देशों में से हमारे देश में आकर रह रहे हैं और मान्यता ले ली, यहाँ की नागरिकता ले ली है, उन्हें हम जोड़ देते हैं। प्रवास क्या होता है वो आगे चलकर हम एक्सप्लेन से उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए हम ज्यादा इसके बारे में यहां बात नहीं करते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर प्लस माइनस
प्रवास अगर ऐसा हो जाएगा तो प्यारे बच्चों वास्तविक वृद्धि निकलकर सामने आ जाती है। अब बात कर लेते हैं धनात्मक वृद्धि की। धनात्मक वृद्धि देखिए, दो समय बिंदुओं के बीच जब जन्म दर ज्यादा हो जाती है, जब जन्म दर ज्यादा हो जाती है और दूसरे देशों से लोग हमारे यहां आकर रहने लग जाते हैं, जब जन्म दर ज्यादा हो जाए और दूसरे देशों से ज्यादा हो जाए, वह दूसरे देशों से जनसंख्या आकर रहने लग जाए, आकर रहने लग जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? धनात्मक वृद्धि बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं ऋणात्मक वृद्धि की। हम बात कर लेते हैं, वही डेफिनेशन रहेगी, दो समय बिंदुओं के बीच जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए, दो समय बिंदुओं के बीच जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम हो जाए उसे हम प्यारे बच्चों ऋणात्मक वृद्धि दर बोलेंगे, ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे, यानी कि जनसंख्या कम हो जाए। अब आप सोचोगे क्या कहीं ऐसा होता है? हाँ प्यारे बच्चों, बहुत से देश ऐसे हैं, जैसे हम आगे चलेंगे तो आपको उदाहरण दिए जाएंगे कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या कम होती है। और अन्य देशों का उदाहरण लेने की बजाय हम अपने देश का उदाहरण ले लेते हैं। प्यारे बच्चों 1921 में आप अपना जो भूगोल का किताब है, भूगोल की जो आपकी किताब है, उसके अंदर जो भारतीय भूगोल है उसका जनसंख्या वाला चैप्टर अगर आप जाकर देखोगे, वहां पर आपको एक तालिका मिलेगी जिसमें 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या का वर्णन किया गया है। तो उसमें आप ध्यान से देखोगे कि 1921 में भारत की जो जनसंख्या है लगभग 7,70,000 कम हुई थी। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे, 1921 में भारत की जनसंख्या कम हुई थी। देखो बच्चों, वृद्धि दर कम ज्यादा हो अलग बात है, जब जनसंख्या आंकड़ों में घट जाएगी, एक्चुअल जनसंख्या जब आंकड़ों में घट जाएगी तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि बोलेंगे। इसके बारे में इसको साफ करने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देके चारों को विस्तार से समझाऊंगा कि ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि क्या होती है। बहुत से बच्चे प्रतिशत को कम होना ऋणात्मकता की तरफ ले जाते हैं, जो कि नहीं होगा। 1921 में भारत की जो जनसंख्या है वो भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऋणात्मक वृद्धि दर्ज होने का मतलब क्या है कि उस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कम हुई थी। आप इसको यहां तक उतार लीजिए, फिर मैं इनको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि धनात्मक और ऋणात्मक में फर्क क्या होता है। बहुत से बच्चे धनात्मक और ऋणात्मक में फर्क करते समय गलती कर देते हैं, तो वो मैं आपको इससे अगला इसको साफ करने के बाद आपको समझाऊंगा। आप एक बार इसको उतार लीजिए। मैं इनको साफ कर रहा हूं, इनको साफ नहीं करूंगा, तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, 2-3 मिनट के हैं, वो आप समझ जाओगे। अब मैंने यहां पर बताया प्राकृतिक वृद्धि दर क्या, प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। तो उदाहरण के तौर पर आप 2010 टू 2011 ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, और कहीं का भी उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए। हरियाणा का उदाहरण लेते हैं हम। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 2010 से 2011 के बीच ये दो समय बिंदु हैं।
2010 से 2011 के मध्य हरियाणा के अंदर जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 1 लाख थी। ये मैं सिर्फ उदाहरण देने के लिए ले रहा हूं। 2010 से 11 के बीच में 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया और प्यारे बच्चों 50,000 जो थे उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 50,000 जिनकी मृत्यु हुई, 50,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें सभी शामिल हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं। ये जन्म हुआ और ये मृत्यु हुई। अब इसको मोटे मोटे तौर पर हम देखते हैं। 1 लाख जो जन्म हुए उनमें से हम घटा देते हैं 50,000। सीधा सीधा आंकड़ा है, हमारे सामने कितना आ गया? 50,000 आ गया। यह है प्यारे बच्चों प्राकृतिक वृद्धि। देखो भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर बहुत से आंकड़े ऐसे हैं, नेचुरल जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या पॉपुलेशन है वो इसी प्रकार से निकाली जाती है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर, जितने पैदा हुए उनमें से जितने मर गए हैं उनको घटा दिया जाएगा। आपके सामने नेचुरल जो प्रोसेस है उसके तहत पता चल जाएगा इतना हुआ। लेकिन क्या इस 2010 और 11 के मध्य हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरे प्रदेशों से कोई व्यक्ति आया होगा रहने के लिए, या कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा से बाहर गया होगा रहने के लिए? तो वो तो हमने इसमें जोड़ी ही नहीं। हमने केवल जो पैदा हुए और जो मर गए उन्हीं का एक अंतर निकाल कर आपके सामने रख दीजिए। अब इसी चीज को आगे ले जाके चलते हैं, इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। जन्म दर मृत्यु दर हो गई है। अब जन्म दर मृत्यु दर वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं? जन्म दर मृत्यु दर वाले प्रोसेस को हम वास्तविकता में देखते हैं। तो वास्तविकता में मैंने क्या बोला था आपको? वास्तविकता में मैंने बोला था जन्म दर माइनस मृत्यु दर और प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास अर्थात परवास। हरियाणा का एग्जांपल लेकर देखते हैं कि 2010 से 11 के बीच में 1 लाख जन्म हुए थे, 50,000 मृत्यु हुई थी। आप्रवास और उत्प्रवास, जो आने वाले होते हैं, शब्द से यह उत का मतलब उड़ना होता है, उत का मतलब जाना होता है, आ का मतलब आना होता है। कई बार कहते हैं ना आ जाओ। आप्रवास ऐसे व्यक्ति जो दूसरे क्षेत्रों से आए, अंदाजा आप्रवास। मान लीजिए 2010 से 11 के बीच में 10,000 व्यक्ति हरियाणा में अन्य प्रदेशों से आकर रहने लग गए। उत्प्रवास कुछ जाएंगे भी। मान लीजिए हरियाणा से कुछ व्यक्ति, उन कुछ व्यक्तियों की संख्या 5,000 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर आप अंदाजा लगाइए कि 20,000 व्यक्ति हरियाणा से इस एक समय बिंदु के बीच चले गए। 10,000 आए, 20,000 गए, 1 लाख पैदा हुए, 50,000 की मृत्यु हुई। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर है वो प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। प्राकृतिक वृद्धि के अंदर जब हम प्रवास को घटा जमा कर देते हैं तो अंदाजा देखिए 1 लाख जो थे उनका जन्म हुआ था, और पॉजिटिव साइन देखिए 10,000 आए भी थे। ये 1 लाख जो जिनका जन्म हुआ था और 10,000 जो थे वो आए भी थे, तो कुल मिलाकर 1,10,000 हो जाते हैं यहां पर। ठीक है, 1,10,000 हो जाते हैं। 50,000 की जो मृत्यु है वो हो गई थी और 20,000 जो हमारे यहां से चले गए थे, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? ये 70,000 हो जाते हैं। अब 70,000 हो जाते हैं तो 1 लाख जो 10,000 था उसका अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो 1,10,000 में से 70,000 घटा देंगे तो कितने बचते हैं? अगर हम 1,10,000 में से 1,10,000 में से अगर हम 70,000 घटा देते हैं तो मोटा मोटा कितना आएगा? 40,000 आएगा। ये 40,000 वास्तविक वृद्धि है।
2010 से 11 के बीच में जो हरियाणा की जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि हुई वो एक्चुअल 40,000 की वृद्धि हुई। अगर हम इस प्रोसेस से चलते हैं और अगर हम इस प्रोसेस से चलते हैं तो 1 लाख माइनस 50,000, कुल मिलाकर वृद्धि कितनी हुई? 50,000। 50,000 कौन सी वृद्धि है? प्राकृतिक वृद्धि है। लेकिन वास्तविक में क्या है? हमने इसको नहीं जोड़ा था, हमने वास्तविक में इसको जोड़ लिया तो वास्तविकता निकल कर क्या आई? 40,000 आई। तो समझ में आ गया? प्राकृतिक वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर का अंतर। वास्तविक वृद्धि, जब जन्म दर और मृत्यु दर में हम प्रवास को जमा और घटा देते हैं, आने वालों को जोड़ देते हैं, जाने वालों को घटा देते हैं, तो हमारे सामने वास्तविक वृद्धि आ जाती है। प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि दो अलग अलग चीज हैं। वास्तविक वृद्धि से एक्चुअल जनसंख्या का पता चलता है। और एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, जो ये आंकड़े मैंने दिए हैं ये केवल उदाहरण के लिए दिए हैं। आप ये ना मान के चले कि इस समय संदर्भ में हरियाणा में इतनी ही जनसंख्या घटी या बढ़ी होगी या इतनी ही जनसंख्या घटी या बढ़ी होगी। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने और उदाहरण के तौर पर ये आंकड़े लिए हैं, एक्चुअल आंकड़े ये नहीं है। कहीं आप इनको एक्चुअल आंकड़े मान लें और ये मान लें कि हरियाणा की जनसंख्या में इतना फेरबदल हुआ है। इस प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। अब धनात्मक और ऋणात्मक की बात करते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक की बात क्या करते हैं? मैंने आपको बता दिया, जब दो समय बिंदुओं में जनसंख्या, देखो दो समय बिंदुओं में जनसंख्या बढ़ जाए, दो समय बिंदुओं में जनसंख्या घट जाए, प्रतिशत की हम बात नहीं करते हैं। उदाहरण लेकर आपको बताऊंगा, जनसंख्या बढ़ जाए, जैसे मैंने अभी हरियाणा का एग्जांपल दिया था, ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत का एग्जांपल देता हूं। 1901 से लेकर 2011 तक, 1901 से लेकर 2011 तक अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 11, 11 से 21, 21 से 31, इस प्रकार हम चलते चलते हैं। तो हम यहां पर लेते हैं 2001 से लेकर 2011 तक। 2001 से लेकर 2011 तक जो हमारी जनसंख्या बढ़ी वो 1.9% के रेशो से बढ़ी थी। 1.9% वार्षिक वृद्धि दर के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी बढ़ गई थी प्यारे बच्चों। 1.9% वार्षिक वृद्धि से हम चलते हुए हम इतने बढ़ा चुके थे। अब हम बात करते हैं 2011 के संदर्भ के बाद। अगर हम 2011 में आए तो 2011 में हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1.7% है। अब 1.9%, 1.7%। एक समय संदर्भ ऐसा था पहले बच्चों जब हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि दर 2.8 थी, फिर 2.5 हुई, फिर 2.3 हुई, फिर 1.9 हुई, अब 1.7 हुई, वर्तमान में 1.6% है। हम 2.8 से घटते घटते 1.6 पे आ गए हैं। ये ऋणात्मकता है, धनात्मकता है? ज्यादातर जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को उनके दिमाग में आएगा कि 2.8 से नीचे हम 1.6 पे आ गए तो ये ऋणात्मक है। नहीं बच्चों, ये ऋणात्मक नहीं है, ये धनात्मक है। जब तक ये वृद्धि दर यहां आकर खड़ी हो जाती है और इससे नीचे नहीं जाती है, शून्य वृद्धि दर वाला भी धनात्मक कहलाएगा। शून्य वृद्धि वाला भी धनात्मक कहलाएगा। हमारी जनसंख्या पहले इस गति से बढ़ रही थी, फिर इस गति से बढ़ी, फिर इस गति से, फिर इस गति से, अब इस गति से और अब इस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। केवल बढ़ने की गति धीमी हो गई है, बढ़ने की गति धीमी हो गई है। तो प्रतिशत बेशक कम हो जाए, वृद्धि दर बेशक कम हो जाए, और कितनी कम हो जाए, वो माइनस में ना आए, वो माइनस में ना आए। जब तक वृद्धि दर माइनस में नहीं आएगी वृद्धि नकारात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अब ये ऋणात्मक कब हुई? हम 1921 का एग्जांपल लेते हैं। भारत के अंदर 1921 में जो था वो 0.31% माइनस 0.31% वृद्धि दर आंकी गई थी। माइनस 0.31% वृद्धि दर थी और इस वृद्धि दर के अनुसार
1921 में भारत की जो जनसंख्या है वो 7.7 करोड़, 0.7 करोड़। ठीक है, इस प्रकार से जो ये जनसंख्या है कुल मिलाकर 7,70,000 जनसंख्या 1921 में भारत के अंदर इस वृद्धि दर से कम हुई थी। कारण क्या क्या रहे थे मैं आपको बता देता हूं। 1914 से 18 के बीच में 1914 से 18 के बीच में विश्व युद्ध हुआ था और इस दौरान अकाल पड़ा था भारत में, महामारी आई थी भारत में, और 14 से 18 के मध्य जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, इसमें भारत शामिल था अंग्रेजों की तरफ से। तो हमारे जो सैनिक थे वो काम आए थे उस युद्ध में, वीरगति को प्राप्त हुए थे, और अकाल वगैरह की जो समस्या है वो भी आई थी। तो इस प्रकार से उस समय संदर्भ में हमारे देश की जनसंख्या आंकड़ों में भी कम हुई थी। और जब जनसंख्या आंकड़ों में कम हो जाएगी तो वृद्धि दर माइनस में आएगी। आप माफ कीजिए, आप भारत का जो भूगोल है उसका जो प्रथम अध्याय है उसमें जाकर अगर आप आंकड़ा दोगे तो 1901 से 2011 की टेबल मिलेगी, और वहां पर 1921 में आप ये आंकड़ा देख सकते हो, माइनस में आपको दिखाई देगा। और जहां पर माइनस में आपको दिखाई दे वहां पर ऋणात्मक वृद्धि होती है भाई। केवल वृद्धि दर के कम होने से ऋणात्मक नहीं होगा। वृद्धि दर कम हो रही है, लेकिन पहले इतने बढ़ रहे थे अब इतने बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल भी बढ़ने बंद हो जाएंगे, उतने ही रहेंगे, जो कि नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उतने ही रहेंगे तो भी जनसंख्या धनात्मक ही कहलाएगी। जैसे ही कम होने लग गए आंकड़े, उदाहरण के तौर पर हमारी जनसंख्या 2021 के अनुसार 2011 के अनुसार 121.2 करोड़ थी, उदाहरण के अनुसार। ये 2011 की जनसंख्या है हमारी, और 2021 में जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं उदाहरण देके देख रहा हूं, 121.01 भी हो जाए तो हम नकारात्मकता में आ जाएंगे, और हमारी एज इट इज रह जाए तो हम सकारात्मक रहेंगे, और फिर बढ़ती जाए, हालांकि बढ़ेगी, क्योंकि वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है ना वो 135 करोड़ के आसपास जा चुकी है। 2021 में पता चलेगा कि हमारी कितनी बढ़ गई है। तो बढ़ रही है, और जब तक हम यहां खड़े हैं तब तक हम धनात्मक हैं। जैसे ही हम नीचे आ गए आंकड़ों में, उदाहरण के तौर पर आप भारत का इसका बात का एग्जांपल आप सबसे पहला ले सकते हो, भारतीय भूगोल में जाकर देख सकते हो, वो ऋणात्मकता होती है। तो जब जनसंख्या आंकड़ों में भी घट जाए, आंकड़ों में कम हो जाए, तो वो ऋणात्मक कहलाएगी। ठीक है भाई, इसको यहां तक एक बार उतारना। तो क्या है, ये एग्जांपल्स दिए थे, इसके बाद अगला अध्याय करते हैं इसी का, अगला जो टॉपिक है वो। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। जो जनसंख्या वृद्धि है उसके घटक, मिले जुले नाम आएंगे। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में हर बार पूछी जाती हैं। बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें हर बार पूछी जाती हैं। इनका सूत्र फॉर्मूला पूछा जाता है। जन्म दर को मैं यहां पर एक और नए नाम के साथ लिखूंगा प्यारे बच्चों, अशोधित शब्द मैं यहां पर यूज करूंगा, अशोधित जन्म दर। अशोधित क्यों कहा गया है उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए, किसी विशेष वर्ष में या किसी विशेष अक्षेत्र में दो समय बिंदुओं के बीच किसी अक्षेत्र में प्रति 1000 महिलाओं पर
जीवित बच्चों की संख्या, ध्यान करेंगे, जीवित बच्चों की संख्या। दो समय बिंदु, कोई भी दो समय संदर्भ हो सकते हैं, कोई भी ले सकते हो, कोई भी अक्षेत्र। उदाहरण के तौर पर भारत का एग्जांपल ले लीजिए, 2020 से 21 के बीच प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित बच्चों की संख्या, सिर्फ बच्चों की नहीं, बहुत बार ऐसा होता है, मिस हैपनिंग होती है, कई बार बच्चे मृत पैदा हो जाते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, जीवित बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। ठीक है भाई। भारत में जो अशोधित जन्म दर है वो 46 प्रति 1000 थी, 46 प्रति 1000 थी, उससे घटकर फिलहाल 27 प्रति 1000 हो गई है। ठीक है भाई, 46 प्रति 1000 से घटकर, या कई बार पेपर में पूछा जाएगा कि हमारी जो जन्म दर है वो कितनी है, 27 प्रति 1000। ठीक है ना। इसमें देखो यह आंकड़ा अशोधित है क्योंकि इसमें सभी को लिया जाता है, जितने भी हमारे देश में फीमेल कैंडिडेट है सबको लिया जाता है। वो बच्चे पैदा करती हो या ना करती हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, सबको इसमें काउंट कर दिया गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अशोधित बोलते हैं। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे क्योंकि इसमें जनसंख्या के तीनों आयु वर्ग लिए जाते हैं। तीनों आयु वर्ग कौन कौन से मैं आगे बताऊंगा आपको। अब इसको निकालने का एक सूत्र है, वो सूत्र देखिए। ये सूत्र क्या है, CBR बराबर B1 अपॉन P मल्टीप्लाई 1000। C क्रूड, C का मतलब क्या है, क्रूड। B बर्थ, R रेट। क्रूड बर्थ रेट, यू कैन से अशोधित जन्म दर निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू B1। B1 मीन्स बर्थ ड्यूरिंग, जो जन्म हुआ है, बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, बर्थ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन P। P का मतलब क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, और मल्टीप्लाई क्या आएगा मेरे बच्चों, 1000। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। इस प्रकार से आप किसी एक क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो निकाल सकते हैं, किसी एक क्षेत्र की जो जन्म दर है वो निकाल सकते हैं। CBR क्रूड बर्थ रेट, अशोधित जन्म दर, B1 अपॉन P मल्टीप्लाई 1000। CBR का मतलब होता है क्रूड बर्थ रेट, B1 दैट मींस बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, P मींस मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया एंड मल्टीप्लाई 1000। इस प्रकार से आप किसी भी अक्षेत्र की अशोधित जो जन्म दर है वो निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेंगे। पहला तो फॉर्मूला पूछा जाता है, दूसरा द मीनिंग ऑफ CBR क्रूड बर्थ रेट एंड द मीनिंग ऑफ BI दैट मींस बर्थ ड्यूरिंग द ईयर एंड द मीनिंग ऑफ P that means not only population, P that means mid year population of area, और उसको मल्टीप्लाई आप 1000 कर देंगे। इस प्रकार से जो जन्म दर है वो अशोधित जो जन्म दर है वो दो समय बिंदुओं के बीच जो जन्म दर है वो किसी एक क्षेत्र की निकलकर सामने आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अशोधित मृत्यु दर की हम बात कर लेते हैं। जन्म दर आपको मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर की डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या आ जाएगा, दो समय बिंदुओं के बीच किसी
अक्षेत्र की जनसंख्या जो होती है, यानी कि किसी अक्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या ध्यान करेंगे, किसी अक्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है वो यहां पर प्यारे बच्चों कहलाएगी अशोधित मृत्यु दर। मैंने उसमें बोला था प्रति 1000 महिलाओं पर, यहां मैंने बोला प्रति 1000 जनसंख्या पर। यह विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे कि हमारे विश्व में या इस धरा पर जन्म देने का जो अधिकार और योग्यता है वो केवल जननी को है, माता जी को है, और इसके अलावा किसी और को नहीं है। महिला जो मातृशक्ति है हमारी, वो ही इस शक्ति से संपन्न है। महिलाएं ही जन्म देने वाली हो सकती हैं। तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर यहां पर इसलिए आया है क्योंकि जन्म दर में प्रति 1000 महिलाओं का हमने नाम लिया था, और यहां पर प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। वहां मैंने बोला था पैदा हुए जीवित शिशु, क्योंकि पैदा होने वाला केवल और केवल कौन होता है प्यारे बच्चों? पैदा होने वाला केवल और केवल शिशु होता है, और कोई नहीं होता है। पैदा होने वाला केवल शिशु होता है, ठीक है, बच्चा होता है। मरने वाला कोई भी हो सकता है। तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अशोधित मृत्यु दर बोल देंगे, ठीक है भाई। अब अशोधित मृत्यु दर के अनुसार जो भारत है, भारत में कितनी जो अशोधित मृत्यु दर है वो कितनी है? तो उस अशोधित मृत्यु दर की जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर फिलहाल जो अशोधित मृत्यु दर है वो घटकर पहले 47 थी, अब 8.4 हो गई है। 47 प्रति 1000 से घटकर 8.4 प्रति 1000 हो गई है, ठीक है भाई। यानी कि मृत्यु दर के घटने का जो सीधा सीधा साइन है वो जनसंख्या के बढ़ने का होता है। देखो, जन्म दर ही जनसंख्या के बढ़ाने में कारगर नहीं होती है, मृत्यु दर का कम होना भी जनसंख्या बढ़ाने में कई बार योगदान देता है, और कई बार नहीं, हमेशा योगदान देता है। ये विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे, इसका भी वही सूत्र होगा प्यारे बच्चों। देखिए इसके सूत्र में क्या लिखेंगे? मैंने उसमें क्या लिखवाया था आपको? मैंने उसमें आपको लिखवाया था CBR। इसमें हम क्या कर देंगे? CDR, क्योंकि उसमें B था, इसमें D आ जाएगा। इसमें क्या होगा? क्रूड डेथ रेट, यानी कि अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट D/P। CDR निकालने का जो फॉर्मूला है D/P मल्टीप्लाई 1000। इसको लिख लीजिए CDR इजिकल टू D/P, ठीक है भाई। इसको निकालने का फॉर्मूला ये है क्रूड डेथ रेट, दैट मीन्स D का मतलब क्या होगा यहां पर? नंबर ऑफ डेथ। D मीन्स नंबर ऑफ डेथ, एंड P सेम है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे। तो CDR, ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। ये फॉर्मूला बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको आप विशेष तौर पर आप ध्यान करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो अशोधित मृत्यु दर और अशोधित जन्म दर ये होता है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 की संख्या पर जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, ठीक है भाई। इसको मैं साफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। CDR और CBR, बस इसी का फर्क आपको करना है और कोई फर्क आपको नहीं करना है। तो पहले बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर। अब मृत्यु दर में एक चीज और आपके सामने मैं रखना चाहूंगा
कि मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में फर्क क्या है। हम केवल मृत्यु दर को अपने सामने रखते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर या कहीं पर भी शिशु मृत्यु दर को भी चेक किया जाता है। शिशु मृत्यु दर भी एक आंकड़ा हमारे देश के अंदर है। अब शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर में क्या फर्क है? देखो, मृत्यु दर में तो मैंने आपको बताया था, चाहे वो एक पल का या फिर 100 साल का, 1 मिनट का या 100 साल का, कोई भी बच्चा या व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। लेकिन शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर देखिए बच्चों, बहुत बार क्या होता है, जन्म के समय जो बच्चा है वो मृत पैदा हो जाता है। तो शिशु मृत्यु दर में क्या जोड़ा जाएगा, कौन कौन से आंकड़े जोड़े जाएंगे? तो देखिए, किसी विशेष वर्ष में जो मृत बच्चे होते हैं, ठीक है, कुल मृत पैदा हुए बच्चे, तथा इसके साथ साथ एक क्या करेंगे, एक विशेष वर्ष में कुल मृत पैदा हुए बच्चे और एक वर्ष के अंदर एक वर्ष की आयु, नोट अंदर, एक वर्ष की आयु के बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो 1 वर्ष तक हुए हैं, अर्थात 1 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र नहीं हुई है पैदा होने के बाद, जीवित पैदा होने के बाद, वो बच्चे जो 1 वर्ष की आयु तक ही गए हैं लगभग, अर्थात ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम आयु के होते हैं और वो इस दुनिया से चले जाते हैं किन्हीं कारणों से, और वो बच्चे जो पैदा ही मृत होते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक विशेष वर्ष में कुल मृत पैदा हुए बच्चे और 1 वर्ष की आयु के बच्चे जो भी होते हैं, बच्चे जो मर जाते हैं, इस आंकड़े को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। इस चीज को आप विशेष तौर पर देखें, किसी विशेष वर्ष में कुल मृत पैदा हुए बच्चे और ऐसे बच्चे जो जीवित पैदा हुए थे लेकिन 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उन्हें हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत के अंदर शिशु मृत्यु दर 250 प्रति हजार, 250 प्रति हजार से घटकर 70 प्रति हजार हो गई है। यानी कि जो शिशुओं की मृत्यु पैदा होते समय या 1 साल की आयु तक जाते समय होती थी, हमारे यहां पहले 250 थी, अब वो घटकर 70 हो गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पैदा होने वाले जो शिशु हैं वो अब चिकित्सक सुविधाओं की वजह से अपने आप को इस दुनिया से यानी कि आप कह सकते हैं कि वो नहीं मरते हैं। तो 250 प्रति हजार से घटकर ये 70 प्रति हजार हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में फर्क समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेरे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि भी हम जन्म दर और मृत्यु दर को अशोधित क्यों कहते हैं। तो देखिए, जन्म दर को अशोधित क्यों कहते हैं। पेपर में आया है क्वेश्चन, इसको जानने से पहले हम चेक करते हैं आयु बारे में। मैंने आपको बताया था कि जब हम जन्म दर या मृत्यु दर को जांचते हैं, उसको निकालते हैं, तो हम सभी आयु वर्गों को उसमें ले लेते हैं। आयु वर्ग से मेरा मतलब क्या है भाई, 3 आयु वर्ग हैं, पहले उनको जान लेते हैं। 0 से 15,
15 से 59, 60 से ज्यादा। 0 से 15 का जो आयु वर्ग है वो बाल वर्ग होता है, यानी कि 0 से 15 साल तक के व्यक्ति उसमें, बच्चे उसमें आते हैं। 15 से 60, 59 माफ कीजिए, प्रौढ़, वयस्क या प्रौढ़ वर्ग इसको बोलेंगे। और 60 से ज्यादा जो है इसको हम वृद्ध वर्ग बोलेंगे। ये वर्ग बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं। बाल वर्ग को हम एक नाम और देंगे यहां पर, आश्रित वर्ग। दूसरा जो वर्ग है 15 से 59 वाला, उसे हम बोलेंगे प्रजननशील वर्ग, यानी कि बच्चे पैदा करने का जो कार्य है वो केवल इसी वर्ग के हिस्से में आता है। 60 से ज्यादा ये भी आश्रित वर्ग है। जो बूढ़े होते हैं उनको चिकित्सक सुविधाएं चाहिए, दूसरों पर निर्भर करते हैं वे। जो बच्चे हैं उनको भी शैक्षिक और चिकित्सक सुविधाएं चाहिए, वो भी दूसरों पर निर्भर करते हैं। बीच वाला जो वर्ग है वो यहां पर बच जाता प्रजननशील वर्ग। बच्चे पैदा करने का जो कार्य है वो केवल इस वर्ग के हिस्से में आता है, लेकिन जन्म दर को निकालते समय हम इन तीनों वर्गों को जोड़ लेते हैं। ये जो 3 वर्ग हैं, तीनों वर्ग हमारे सामने आ जाते हैं। तो फिर ये बच्चे पैदा करने का कार्य नहीं करते हैं, ये बच्चे पैदा करने का कार्य नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको अशोधित बोल देते हैं। पहला कारण ये है कि हम जन्म दर को निकालते समय तीनों वर्गों को, आयु वर्गों को जोड़ लेते हैं। ये आयु वर्ग है। और दूसरा कारण क्या है बच्चों? अब भी ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो जन्म पंजीकरण नहीं करवाते हैं, जन्म पंजीकरण नहीं करवाते हैं। नहीं करवाने का मेरा मतलब है कि जागरूक नहीं है, किन्हीं कारणों से वो नहीं करवाते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं करवा पाते हैं। तो सेकंड रीजन ये है कि ज्यादातर व्यक्ति जन्म पंजीकरण नहीं करवाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि इसमें हम तीनों आयु वर्गों को शामिल कर लेते हैं। और यही चीजें मृत्यु दर को अशोधित करने में होंगी। मृत्यु दर के मामले में भी हम ले सकते हो कि हम तीनों वर्गों को इसमें शामिल करते हैं, बट मृत्यु दर में एक चीज अलग और हो जाएगी। मृत्यु दर में एक चीज क्या होगी? मृत्यु पंजीकरण करवाने में हम लापरवाही बरतते हैं। दूसरा प्रमुख कारण क्या है मृत्यु दर को अशोधित करवाने में? कि जो मृत्यु पंजीकरण है वो हम नहीं करवाते हैं। एक और सबसे बड़ी बात क्या होगी बच्चों, बहुत सी ऐसी मौतें होती हैं, बहुत सी ऐसी मृत्यु होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता है। सड़क दुर्घटनाओं में या किसी और वजह से जो मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, उनको भी हम पंजीकृत नहीं करवा पाते हैं। तो जन्म दर को अशोधित कहने में भी तीनों वर्गों का शामिल होना रीजन है। ज्यादातर लोग जन्म पंजीकरण नहीं करवाते, ये भी शामिल है। मृत्यु दर को अशोधित बोलने का कारण ये है, इसमें भी हम तीनों वर्गों को शामिल कर लेते हैं। अब आप सोचोगे तीनों वर्गों को शामिल करने का मतलब क्या है? भाई बच्चों में, मध्यम वर्ग में और बूढ़ों में मरने की जो रेशो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन उसको हम कंबाइन कर लेते हैं। दूसरा कारण मृत्यु पंजीकरण करवाने में लापरवाही बरतते हैं। तीसरा कारण बहुत सी ऐसी मौतें हैं जो पंजीकृत नहीं हो पाती, किन्हीं कारणों से आंकड़ों में नहीं आ पाती। तो प्यारे बच्चों, ये जो कक्षा है वो यही समाप्त हो रही है आपकी। इस पार्ट का जो अंतिम वीडियो है, पार्ट 4, आपके सामने जल्दी पेश किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। जब इस चैप्टर की वीडियो बना रहे थे तो सोच रहे थे कि 2 या 3 वीडियो में पूरी हो जाएगी, लेकिन चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स इतनी आ गई हैं कि चैप्टर्स की जो वीडियो है वो बढ़ती चली गई। लेकिन वायदा करता हूं कि जो चौथा पार्ट आएगा उसमें वो पूरी हो जाएगी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये भाग आपको कैसा लगा, उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। अगर कोई भी आपकी ऐसी समस्या है जो मैं नहीं करवा पाया हूं तो प्लीज उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच।